हेलो फ्रेंड्स, नवंकुर कॉन्फ्रेंस क्लासेस में और वीडियो लेक्चर्स के थ्रू जो हम आपको क्रैश कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें आज के वीडियो का टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स में हम लोगों ने सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया, क्वांटिटीज क्या हैं, फिजिकल क्वांटिटीज क्या हैं, उनका डिवीजन कितने बेसिस पे होता है। उसमें हमने देखा वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज किसे कहा जाता है, उनकी क्या आइडेंटिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस हैं। उसके बाद हमने कहा वेक्टर में जो डायरेक्शंस लिया जाता है उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कितने पॉसिबल वेज में करते हैं, किसी गिवन वेक्टर फंक्शन को आप कितने पॉसिबल वेज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और उसके बाद हमने वेक्टर अलजेब्रा स्टार्ट किया। वेक्टर अलजेब्रा में सबसे पहले हमने देखा ट्रू एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, देन एडिशन ऑफ वेक्टर, देन नेगेटिव वेक्टर, देन सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। उसके बाद हमने पढ़ा वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल वेक्टर्स क्या हैं और उनका एनालिसिस कंप्लीट किया है। और उसके बाद वेक्टर अलजेब्रा का वेरी लास्ट टॉपिक है हमारे पास आज, जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर में मल्टीप्लिकेशन भी दो तरीके से किया जाता है। मल्टीप्लिकेशन के डीप में जाने से पहले मैं आप लोगों को चाहता हूं कि कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूं। पॉइंट नंबर 1 ये है कि वेक्टर्स, कोई भी दो वेक्टर्स तभी मल्टीप्लाई होते हैं जबकि वो एक दूसरे के पैरेलल हो या तो पैरेलल किए गए हों। तो हमेशा याद रखिएगा वेक्टर्स कैसे भी हो सकते हैं। अगर किन्हीं भी दो वेक्टर्स की मैं बात करता हूं तो कोई भी दो वेक्टर्स पैरेलल भी हो सकते हैं, किसी पर्टिकुलर एक्यूट एंगल पर हो सकते हैं, राइट एंगल पर हो सकते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल पर हो सकते हैं, 180 डिग्री पर हो सकते हैं। किसी भी एंगल में दो वेक्टर्स पाए जा सकते हैं एक दूसरे के साथ। पर जो पॉइंट मैं आपसे बोल रहा हूं वो पॉइंट ये है कि वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन केवल तभी होगा जबकि या तो वो पहले से पैरेलल हैं और नहीं तो उनको पैरेलल किया गया है। इट मीन्स वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए उन वेक्टर्स का पैरेलल होना या पैरेलल आना जरूरी है। अब इसी बेस पर दो तरीके से मल्टीप्लिकेशन को डिवाइड किया गया है। तरीका नंबर 1, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स में सबसे पहला मल्टीप्लिकेशन है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, जिसे हिंदी में बोला जाता है सदिशों का अदिश गुणनफल। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर का एक और शॉर्ट नेम है, वो है डॉट प्रोडक्ट। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन या डॉट प्रोडक्ट। दूसरा मल्टीप्लिकेशन है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स और क्रॉस प्रोडक्ट। हिंदी में बोलते हैं सदिशों का सदिश गुणनफल या फिर क्रॉस गुणन। तो ये दो तरीके हैं। अब बात ये आती है कि सर ये दो मेथड्स में डिफरेंसेस क्या क्या हैं, कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन को अगर इन दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है तो इनमें डिफरेंसेस क्या क्या हैं। सेकेंड थिंग इज कि सर इनके नाम की मीनिंग क्या है। स्केलर नाम इस मल्टीप्लिकेशन को क्यों दिया गया है और वेक्टर नाम इस मल्टीप्लिकेशन को क्यों दिया गया है। तो अगेन मैं पहले इनके नेम के पीछे की मीनिंग आपको एक्सप्लेन करूं। स्केलर मतलब क्या? स्केलर मतलब वो जिसके लिए हमें डायरेक्शन बताने की जरूरत ना हो, और वेक्टर मतलब वो जिसके साथ डायरेक्शन बताने की जरूरत हो। इसका मतलब जब भी दो वेक्टर स्केलर मल्टीप्लिकेशन या डॉट प्रोडक्ट के थ्रू मल्टीप्लाई होंगे, आपको प्रोडक्ट के साथ डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। पर जब भी दो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के थ्रू मल्टीप्लाई होते हैं, आपको प्रोडक्ट के पीछे डायरेक्शन मेंशन करना पड़ता है। अब यहां पर डायरेक्शन मेंशन करने की नीड क्यों है और यहां डायरेक्शन मेंशन क्यों नहीं करते, इसी को हम अभी डिटेल में देखने वाले हैं। तो मैंने इनके नाम की मीनिंग तो आपको बता दी। स्केलर मतलब वो मल्टीप्लिकेशन जिसमें प्रोडक्ट के पीछे का डायरेक्शन मेंशन हमको नहीं करना पड़ता, और वेक्टर मतलब वो मल्टीप्लिकेशन जिसमें प्रोडक्ट के पीछे हमको डायरेक्शन मेंशन करना पड़ेगा। अब क्यों पड़ेगा और ऐसा किस लिए है, उसका एनालिसिस हम अभी करेंगे। तो ध्यान दीजिए, स्केलर मल्टीप्लिकेशन दो वेक्टर्स का वही होता है जहां पर दो वेक्टर्स पहले से एक दूसरे के पैरेलल हो। इसका मतलब जब भी कहीं पर भी आपको दो पैरेलल वेक्टर गिवन हो, पैरेलल मतलब पहला वेक्टर जिस तरफ दूसरा वेक्टर भी उसी तरफ डायरेक्टेड है, तो आपको अगर इसका प्रोडक्ट निकालने बोला जाए तो हमेशा ध्यान रखें कि पैरेलल वेक्टर्स का हमेशा हमेशा केवल यही प्रोडक्ट होता है। कौन सा? स्केलर या डॉट। तो स्केलर या डॉट प्रोडक्ट केवल और केवल पैरेलल वेक्टर्स में ही हो सकता है। इसी के उलट
अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे तो ये केवल और केवल परपेंडिकुलर वेक्टर्स में हो सकता है। इट मींस वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के जो दो मेथड्स हैं, स्केलर एंड वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, इन मेथड्स की सिंपल सी कंडीशन है कि इफ टू पैरेलल वेक्टर्स आर गिवन टू मल्टीप्लाई, तो हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन ही कर सकते हैं, और अगर दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स गिवन है मल्टीप्लाई करने के लिए तो आप इनका केवल वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ही कर सकते हैं। अब वेक्टर मल्टीप्लिकेशन किसका होगा और स्केलर मल्टीप्लिकेशन किसका होगा, ये तो बात क्लियर है, पर आपके दिमाग में अभी एक डाउट आ सकता है, वो ये कि सर अभी अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि वेक्टर्स तो तभी मल्टीप्लाई होंगे जबकि वो पैरेलल हो या पैरेलल लाए जाएं, तो आप ये कैसे बोल रहे हो कि परपेंडिकुलर वेक्टर के लिए ये वाला प्रोडक्ट है। तो ध्यान से सुनिए, गिवन है आपको कि वेक्टर परपेंडिकुलर है, आपको गिवन है कि वेक्टर परपेंडिकुलर है, और अगर परपेंडिकुलर वेक्टर गिवन है तो क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर मल्टीप्लिकेशन होगा, पर मल्टीप्लिकेशन करने के लिए इन परपेंडिकुलर वेक्टर में से किसी एक को घुमा के दूसरे के पास लाना होगा। तो या तो ब्लैक वेक्टर घूम के ब्लू के पास आएगा और या फिर ब्लू वेक्टर घूम के ब्लैक के पास जाएगा। इस तरीके से ये लोग पहले पैरेलल किए जाएंगे, देन मल्टीप्लाई किए जाएंगे। तो याद रखें, इसी कारण ये दोनों मेथड्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन किसका होता है, उन वेक्टर्स का जो ऑलरेडी पैरेलल है, और इसीलिए हमको मल्टीप्लिकेशन करने से पहले कोई दूसरी प्रोसेस नहीं परफॉर्म करनी पड़ती। यहां पर देखिए, एक वेक्टर है v1, दूसरा वेक्टर है v2। v1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड v1 एंड इट इज डायरेक्टेड अलोंग 0 डिग्री लाइन, और v2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड v2 एंड इट इज आल्सो डायरेक्टेड अलोंग 0 डिग्री लाइन। तो दो वेक्टर्स गिवन है, दोनों ही 0 डिग्री के अलोंग हैं और दोनों के मैग्नीट्यूड्स अलग हैं। तो सीधी सी बात, पैरेलल वेक्टर्स हैं, कौन सा प्रोडक्ट होगा इनका, पैरेलल वेक्टर्स का होता है डॉट प्रोडक्ट या स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसलिए मैंने लिखा स्केलर या डॉट प्रोडक्ट ऑफ v1 एंड v2। तो ये होगा v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। तो हमेशा याद रखें, जब भी हम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं इसमें कुछ अलग करने की जरूरत नहीं, उनके मैग्नीट्यूड्स को आपस में मल्टीप्लाई करो। v1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड था v1, v2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड था v2, तो हम केवल मैग्नीट्यूड्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो आपने देखा कि जब दो पैरेलल वेक्टर गिवन है तो उनका स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करने के लिए कुछ नहीं करना है, उनके मैग्नीट्यूड्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो आप मुझे ये बताइए कि मल्टीप्लिकेशन की इस प्रोसेस में मल्टीप्लिकेशन से पहले क्या हमने कुछ और किया? नहीं। क्या कुछ और करने की जरूरत थी? नहीं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वेक्टर्स पैरेलल थे। तो इसीलिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन एक सिंपलेस्ट मल्टीप्लिकेशन है कि ये कब होगा, जबकि वेक्टर्स ऑलरेडी पैरेलल हो। कैसे होगा? गिवन वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। तो इस तरीके से वेक्टर v1 डॉट वेक्टर v2 इज इक्वल्स टू आएगा v1 इंटू v2। तो जब दो वेक्टर पहले से ही पैरेलल हैं, आपको उसी तरीके से दिए गए हैं, तो उनका कौन सा प्रोडक्ट होगा? डॉट। कैसे होगा? उनके मैग्नीट्यूड्स को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके। कहानी यही खत्म। यहाँ पर हमने एक भी स्टेप ऊपर या नीचे नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर हमको और कुछ भी मेंशन करने की जरूरत नहीं। पर यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? वेक्टर मल्टीप्लिकेशन तब होता है जबकि गिवन वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो म्यूचुअली एक दूसरे से 90 डिग्री पर, और हमारे दिमाग में तभी ये पॉइंट क्लिक करता है कि सर परपेंडिकुलर वेक्टर्स तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के लिए वेक्टर्स को पैरेलल होना जरूरी है। तो यहाँ पर तो पैरेलल है नहीं। तो मैंने आपको कहा मल्टीप्लिकेशन के लिए वेक्टर्स का पैरेलल होना जरूरी है, या फिर अगर वो पैरेलल नहीं है तो उनको पैरेलल किया जाना जरूरी है। तो इस केस में जबकि वेक्टर्स 90 डिग्री पर होते हैं, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हम उनमें से किसी एक को होल्ड करके दूसरे को रोटेट करवा के उसके पैरेलल लाते हैं। इसीलिए यहां पर दो पॉसिबल मेथड्स बनेंगे। पहला मेथड, v1 को रोटेट करके आप v2 के पास लेकर जाओगे, तो v1 को रोटेट करके v2 के पास लेकर जाओगे, ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका कि v1 को कुछ मत करो, v2 को रोटेट करके v1 के पास ले जाओ, तो ये दूसरा तरीका। अब बात आती है दोनों में से कौन सा मेथड वैलिड है? तो मेरा आंसर है दोनों ही वैलिड है।
आप V1 को V2 के पास ले जाओ, चाहे V2 को V1 के पास लाओ, मल्टीप्लिकेशन के आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। बट मल्टीप्लिकेशन करने के पहले जो आपने प्रोसीजर किया है, ये दोनों प्रोसीजर एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं। जब V1 V2 के पास जाएगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, V1 V2 के पास जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, और जब V2 V1 के पास आ रहा है तो क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। तो यहां से डिफरेंस क्रिएट होता है और इस डिफरेंस को हमको आंसर के साथ मेंशन करना पड़ता है कि हमने ये कहा V1 और V2 परपेंडिकुलर वेक्टर्स थे, आपने कहा यस। मैंने कहा इनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा, आपने कहा यस। मैंने कहा क्रॉस प्रोडक्ट के लिए दोनों के मैग्नीट्यूड्स को मल्टीप्लाई कर दो, आपने कहा बिल्कुल। पर आप एक क्रॉस क्वेश्चन मेरे से करोगे कि सर हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं परपेंडिकुलर वेक्टर में और प्रोडक्ट निकालने के लिए हम मैग्नीट्यूड्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, बट प्रोडक्ट निकालने से पहले हमको किसी एक को रोटेट करके दूसरे के पास ले जाना पड़ता है। तो हम किसे रोटेट करके किसके पास ले गए और फिर मल्टीप्लाई किए, ये मेंशन करना बहुत जरूरी है आंसर के साथ, क्योंकि 2 into 3 अगर मैं करूंगा तो ये जानना वेक्टर्स में बहुत जरूरी है कि 2 3 के पास आया रोटेट होके कि 3 2 के पास आया रोटेट होके। आंसर तो 6 आएगा, 3 into 2 भी 6 आएगा, 2 into 3 भी 6 आएगा, बट कौन आ रहा है किसके पास, ये मेंशन किया जाना बहुत जरूरी होता है यहाँ। इसीलिए हम इस मल्टीप्लिकेशन को वेक्टर मल्टीप्लिकेशन नाम देते हैं, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट के साथ डायरेक्शन मेंशन किया जाना मैंडेटरी है। आप डायरेक्शन अगर मेंशन नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा सामने वाले के कि V1 को V2 के पास लाया गया है मल्टीप्लाई करने, कि V2 को V1 के पास ले जाया गया है। तो यहां पर ध्यान रखें, दोनों के डिफरेंस को मैं फिर क्लियर कर रहा हूं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का नाम स्केलर इसलिए है क्योंकि इसमें प्रोडक्ट के पीछे डायरेक्शन मेंशन किए जाने की कोई जरूरत नहीं है। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन का नाम वेक्टर इसलिए है क्योंकि इसमें प्रोडक्ट के पीछे डायरेक्शन मेंशन किए जाने की जरूरत होती है। इसमें डायरेक्शन मेंशन किए जाने की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि सर स्केलर मल्टीप्लिकेशन उन वेक्टर्स का होता है जो ऑलरेडी पैरेलल हैं, इसलिए मल्टीप्लाई करते समय हमको कुछ एक्स्ट्रा प्रोसेस फॉलो नहीं करनी पड़ती, इसलिए हम डायरेक्ट आंसर लिखते हैं और कुछ भी मेंशन नहीं करते। पर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन परपेंडिकुलर वेक्टर्स में होता है और परपेंडिकुलर वेक्टर्स में किसी एक को दूसरे के पास ले जाकर मल्टीप्लाई किया जाता है, इसीलिए आंसर लिखते समय पीछे में डायरेक्शन मेंशन करना जरूरी है कि V1 V2 के पास आया या V2 V1 के पास गया। जब तक आप ये मेंशन नहीं करेंगे, देखने वाले को आंसर देख के समझ ही नहीं आएगा कि प्रोसीजर आपने क्या फॉलो की थी। आगे बढ़ते हैं कि सर डायरेक्शन हमको मेंशन करना पड़ेगा कि V1 V2 के पास जाता है या V2 V1 के पास आता है, तो इसको कैसे मेंशन करें, फाइंड कैसे करें? तो हमेशा याद रखिए दो ही स्टेप्स होंगे। जब भी आपको कोई दो वेक्टर गिवन होंगे, किसी एक को दूसरे के पास ले जाओगे तो दो ही पॉसिबल डायरेक्शंस में रोटेशन होगा, आइदर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। अब इसमें डायरेक्शन कैसे निकालेंगे उसको देखिए। तो डायरेक्शन निकालने के लिए यूज किया जाता है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल कैसे अप्लाई करते हैं उसको देखिए। आप अपने राइट हैंड की चारों फिंगर्स को एक साथ और थंब को उसके परपेंडिकुलर इस तरीके से स्ट्रेच करिए। इसके बाद आप देखिए कौन किसके पास जा रहा है। अगर V1 को V2 के पास ले जाना है तो जिसे लेकर जाना है उसके पैरेलल फिंगर्स को रखिए। इस प्रकार के फिंगर फोल्ड आप जब करें तो वो दूसरे के पास जानी चाहिए। इट मीन्स अगर मैं V1 के पैरेलल फिंगर को रख के ऐसा फोल्ड करूंगा तो मेरी फिंगर V2 से नहीं गुजर रही है, इसलिए मुझे फिंगर ऐसी रखनी पड़ेगी। तो फिंगर पैरेलल होगी उस वेक्टर के जिसे रोटेट करवाना है। फिंगर पैरेलल है V1 के, इसको मैं जब फोल्ड करूंगा तो ये V2 से गुजरनी चाहिए। तो V1 क्रॉस V2, V1 क्रॉस V2। इस केस में थंब बताता है डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब भी रोटेशन होगा थंब आउटवर्ड आएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब भी रोटेशन होगा थंब इनवर्ड जाएगा। जैसे मैं अगर V2 को V1 के पास ले जाता, फिंगर V2 के पैरेलल होंगी, उनको फोल्ड करेंगे V1 की तरफ, तो V2 क्रॉस V1 थंब आएगा अंदर। तो हमेशा याद रखिए जब भी दो वेक्टर्स का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो किसी एक को दूसरे के पास रोटेट करके ले जाना पड़ेगा। रोटेशन दो पॉसिबल मैनर में होगा, आइदर इन एंटी क्लॉकवाइज और इन क्लॉकवाइज। तो कैसे फाइंड करेंगे डायरेक्शन ऑफ रोटेशन?
विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल। कैसे अप्लाई करते हैं? जिसे रोटेट करना है उसके पैरेलल फिंगर रख के दूसरे की तरफ फोल्ड करिए। इस केस में थंब जहां होगा वो होगा डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट। इस रूल को हमेशा याद रखिए, फिजिक्स में और भी काम आने वाला है। तो अगर V1 रोटेट हो रहा है V2 की तरफ तो V1 क्रॉस V2 थंब आउटवर्ड, V2 रोटेट हो रहा है V1 की तरफ V2 क्रॉस V1 थंब इनवर्ड। तो इस तरीके से वेक्टर मल्टीप्लिकेशन परपेंडिकुलर वेक्टर्स का होता है। कौन सा वेक्टर किसके पास जा रहा है देन मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मेंशन करने को हम डायरेक्शन बताना बोलते हैं, इसलिए इसमें प्रोडक्ट के पीछे में डायरेक्शन लिखा जाता है। डायरेक्शन लिखने की लैंग्वेज क्या है? आइदर आउटवर्ड और इनवर्ड, थंब की तरफ, ये निकाला जाता है राइट हैंड थंब रूल से। कैसे निकालते हैं? जिसे रोटेट करना है उस वेक्टर के पैरेलल फिंगर को रखिए और फोल्ड करके दूसरे वेक्टर से क्रॉस करिए। तो अगर V1 क्रॉस V2 तो थंब आएगा आउटवर्ड, और अगर V2 क्रॉस V1 तो थंब आएगा इनवर्ड। इस तरीके से आप इसको फॉलो करते हैं। अब इसमें हम बारी बारी से इन दोनों को देखते हैं, स्टेप 1 स्टेप 2, कि जब V1 V2 के पास जाएगा तो आंसर कितना आएगा और डायरेक्शन क्या होगा, और जब V2 V1 के पास आएगा तो आंसर कितना आएगा और डायरेक्शन क्या होगा। तो यहां पर देखिए केस नंबर 1, V1 मूव्स टुवर्ड्स V2। तो जब भी V1 V2 के पास जाए तो जिसे लेकर जा रहे हैं वो पहले लिखा जाएगा, क्रॉस होगा V2। तो हमेशा याद रखिए क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा उस वेक्टर को पहले लिखते हैं जो मूव हो रहा है। तो इफ V1 मूव्स टुवर्ड्स V2, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं V1 क्रॉस V2 से। तो V1 क्रॉस V2 जब हम करेंगे तो उसके लिए V1 वेक्टर जो U हुआ करता था उसको फोल्ड करके V2 के पैरेलल ले जाया गया। तो V2 जो है मैग्नीट्यूड V2 डायरेक्टेड अलोंग 90, V1 मैग्नीट्यूड V1 डायरेक्टेड अलोंग 0 था, रोटेट किए जाने पर वो मैग्नीट्यूड V1 डायरेक्टेड अलोंग 90 हो गया। तो इस तरीके से स्टेप 1 में हमने एक वेक्टर को रोटेट करके दूसरे के पैरेलल किया। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ V1 एंड V2, V1 क्रॉस V2, ये आएगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। तो ध्यान रखें वो डॉट प्रोडक्ट हो कि क्रॉस प्रोडक्ट हो, हमेशा मैग्नीट्यूड को ही मल्टीप्लाई करना है आपस में। डिफरेंस क्या है? डॉट प्रोडक्ट में वेक्टर्स ऑलरेडी पैरेलल होते हैं, डायरेक्टली मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट में किसी एक को घुमा के दूसरे के पास ले जाना पड़ता है, ये है स्टेप नंबर 1। और दूसरे स्टेप में उनके मैग्नीट्यूड्स को फिर मल्टीप्लाई कर दो और पीछे में डायरेक्शन मेंशन करो। तो डायरेक्शन मेंशन क्या करना है? डायरेक्शन V1 टू V2, V1 टू V2 मतलब V1 V2 के पास गया तो V1 टू V2, और V1 टू V2 मतलब एंटी क्लॉक, और एंटी क्लॉक को राइट हैंड थंब से निकालोगे तो आएगा आउटवर्ड। ये जो साइन है सर्कल के बीच में डॉट, ये आउटवर्ड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए नीचे में मैंने लिखा V1 क्रॉस V2, इसका मतलब V1 मूव कर रहा है V2 के पास मल्टीप्लाई होने के लिए। तो V1 क्रॉस V2 इट मींस V1 मूव्स टुवर्ड्स V2। तो V1 क्रॉस V2 इज इक्वल्स टू व्हाट? दोनों के मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट, वो है V1 इंटू V2। और डायरेक्शन कैसे आएगा? तो डायरेक्शन आएगा आउटवर्ड्स। क्यों? क्योंकि जब V1 क्रॉस V2 मतलब V1 मूव करेगा V2 के पास मल्टीप्लाई होने तो एंटी क्लॉक जाएगा, और राइट हैंड थंब रूल से थंब बाहर की तरफ आएगा, फिंगर्स ऐसे रोटेट होंगी तो थंब बाहर की तरफ मतलब डायरेक्शन आएगा आउटवर्ड। तो ध्यान दीजिए यहां पर V1 क्रॉस V2 आंसर है V1 इंटू V2, और आउटवर्ड डायरेक्शन ये बता रहा है कि रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हुआ है, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ है, इसकी मीनिंग हमेशा थंब आउटवर्ड आएगा राइट हैंड थंब रूल से। दूसरी एक और बात, आपको डाउट ये हो सकता है कि सर V1 को V2 के पास लेकर गए मल्टीप्लाई करने तो यूं क्यों घुमा रहे हैं, ऐसे भी तो घुमाया जा सकता है। तो हमेशा याद रखिए प्रोडक्ट करते समय दो वेक्टर्स का हम हमेशा शॉर्टेस्ट पॉसिबल एंगल में ही रोटेशन करवाते हैं। यहां पर दो एंगल बन रहे हैं, एक है 90 डिग्री, दूसरा है 270। शॉर्टेस्ट पॉसिबल एंगल है 90, इसलिए हम जो रोटेशन करवाएंगे वो इस डायरेक्शन पे ही होगा। अब इसका केस नंबर 2 देखते हैं। केस नंबर 2 जो है इसका, ये था केस 1, केस नंबर 2। केस नंबर 2 में हम करेंगे V2 मूव्स
टूवर्ड्स v1 और v2 मूव्स टूवर्ड्स v1, तो v1 मूव्स टूवर्ड्स v2 को हमने लिखा था v1 क्रॉस v2, v2 मूव्स टूवर्ड्स v1 को हम लिखेंगे v2 क्रॉस v1। तो लिखने का तरीका इस तरीके से चेंज होता है। तो कभी भी कोई आपसे पूछे a क्रॉस b, इट मींस a को रोटेट करके b के क्लोज लाया गया मल्टीप्लाई कराने, और अगर b क्रॉस a मतलब b को रोटेट करके a के क्लोज लाया गया मल्टीप्लाई कराने। तो इसमें देखिए क्या होगा, तो इस केस में v1 को हम कुछ नहीं करेंगे, v1 एज इट इज रहेगा, v1 वेक्टर इज इक्वल्स टू v1 एंगल 0, और इस बार रोटेट हुआ है v2, तो v2 आएगा पैरेलल v1 के, तो v2 इज इक्वल्स टू v2 एंगल 0। इस तरीके से v2 रोटेट हुआ। तो ये रोटेशन कैसा है, क्लॉकवाइज। थंब कहाँ जाएगा, इनवर्ड, तो ये होता है डायरेक्शन ऑफ इनवर्ड, सर्कल के अंदर क्रॉस। तो इस तरीके से हम लिखेंगे वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ v1 एंड v2, या इसको बेटर है हम कर दें v2 एंड v1, तो ये आएगा आपका v2 क्रॉस v1, v2 क्रॉस v1 इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ their magnitudes, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स और डायरेक्शन। तो पिछली बार v1 टूवर्ड्स v2 था, इस बार v2 टूवर्ड्स v1 है, तो ये डायरेक्शन आएगा v2 टू v1, v2 टू v1। तो फाइनली जो आंसर आएगा अपना केस 2 का वो आएगा v2 क्रॉस v1, दोनों के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट v1 v2, और डायरेक्शन जो आएगा वो आएगा इनवर्ड्स। तो इनवर्ड्स मतलब सर्कल के अंदर क्रॉस। तो ये डिफरेंस क्रिएट होता है दोनों ही स्टेप्स में। अगर आप स्टेप नंबर 1 फॉलो करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में, जिसमें v1 को रोटेट करके आप v2 तक लेकर जाते हैं, तो प्रोडक्ट का आंसर आता है v1 v2। और स्टेप 2 फॉलो करते हैं, जब आप v2 को रोटेट करके v1 के पास लाते हैं, तो प्रोडक्ट का आंसर अगेन आता है v1 v2। तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस उनके डायरेक्शन में है। जब v1 को रोटेट करके v2 के पास लाओगे, आंसर आएगा v1 v2, पर डायरेक्शन होगा आउटवर्ड, थंब बाहर की ओर रहेगा। और जब आप v2 को रोटेट करके v1 के पास ले जाओगे, आंसर सेम आएगा, पर डायरेक्शन रहेगा इनवर्ड, थंब अंदर की तरफ रहेगा। तो ये है डिफरेंस बिटवीन स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। और वेक्टर में भी v1 क्रॉस v2 की मीनिंग और v2 क्रॉस v1 की मीनिंग एक दूसरे से अलग क्यों है, आंसर सेम होने के बाद भी। तो ये था एक जनरल डिस्कशन अबाउट स्केलर मल्टीप्लिकेशन और डॉट प्रोडक्ट एंड वेक्टर मल्टीप्लिकेशन और क्रॉस प्रोडक्ट। हम जो केस 3 देखेंगे इसके बाद, वो केस 3 है कि हमेशा जरूरी नहीं है कि गिवन क्वेश्चन में वेक्टर पैरेलल हो या परपेंडिकुलर, क्योंकि सबसे पॉपुलर केस है ऑब्लिक वेक्टर्स का। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट और ऑब्लिक केस सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा देखा जाने वाला केस है कि जब दो वेक्टर्स ना ही पैरेलल हो और ना ही परपेंडिकुलर, वो किसी एक सर्टेन एंगल पर हो जो 90 या 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है, तो उस केस में इनका कौन सा प्रोडक्ट होगा और कैसे होगा। तो याद रखिए, हमने बेस से बात उठाई कि वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कब होगा, जबकि वो पैरेलल हो या पैरेलल किए जाएं। कितने टाइप के मल्टीप्लिकेशन, केवल 2। पहला स्केलर, किसका, जो पहले से पैरेलल है उन वेक्टर्स का। दूसरा वेक्टर, किसका, जो परपेंडिकुलर है उन वेक्टर्स का। कैसे, किसी एक को रोटेट करके दूसरे के पैरेलल लाने पर। यहां तक कहानी होती है खत्म। अब तीसरी बात जो शुरू होती है वो ये कि सर अगर किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में वेक्टर ना तो पैरेलल है और ना ही परपेंडिकुलर, वेक्टर ऑब्लिक हैं किसी एक अननोन एंगल पे, तो मैं क्या करूं। तो उस केस में
क्या होगा और मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पर आपको याद रखना है कि ऑब्लिक केस जब हम स्टडी करेंगे तो उस केस के थ्रू जो फॉर्मूले निकलेंगे वो यूनिवर्सल फॉर्मूले हैं, क्योंकि वो फॉर्मूला जो ऑब्लिक वेक्टर्स के केस में फिट बैठता है वो पैरेलल वेक्टर के केस को भी सेटिस्फाई करेगा और परपेंडिकुलर वेक्टर्स के केस को भी सेटिस्फाई करेगा। तो जब हम ऑब्लिक वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन पढ़ लेंगे उसके बाद हमको उसी के फॉर्मूलों को याद रखना है, इनको नहीं। ये केवल आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है स्केलर और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, ये मतलब डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट को समझने के लिए। अब एक्चुअल में आप जो याद रखेंगे वो क्या है वो हमारे नेक्स्ट वीडियो का कंटेंट होगा। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इसे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को बेल आइकॉन को प्रेस करते हुए। थैंक यू।